दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा कैसे देखते देखते एक साइलेंट रेवोल्यूशन में बदल गई पता ही नहीं लगा। और ये साइलेंट रेवोल्यूशन एक खामोशी थी और खामोशी की भी एक आवाज़ थी, और एग्ज़िट पोल के शोर शराबा भी उसको छुपा ना पाया, उस आवाज़ को। इस पूरे रेवोल्यूशन को कहीं ना कहीं प्रसून वाजपेयी साहब अपने एपिसोड्स में जो इलेक्शंस के दौरान बनाया करते थे वो भाप रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर जैसा कि रवीश कुमार जी अपनी व्यंग्यात्मक शैली में बताते हैं कि विपक्ष के मानो दोनों हाथ पीछे से बांध दिए गए हों, जुबान सिल दी गई हो और उन्हें कड़ी धूप में नंगे पांव रोड पर इलेक्शन में ठेल दिया गया। तो आखिर इलेक्शन लड़ कौन रहा था विपक्ष की ओर से? यह तो सोचने वाली बात है। पर वो जो भी लोग लड़ रहे थे वो उनकी भी एक सीमाएं हैं। दरअसल कोई भी जो एक मास मूवमेंट होता है वो अनवरत काल के लिए नहीं चलाया जा सकता। उसको बीच में कुछ ना कुछ ब्रीथिंग स्पेस चाहिए ही। और ये है मैंने लड़ाई जो होती है स्टेप बाय स्टेप ही चलती है। न्यायपत्र जो कांग्रेस का है उसने एक नई उम्मीदें मासेस में एक हीलिंग टच की जगाई है, और वो मैनिफेस्टो इंडिया गठबंधन कैसे उसको डिलीवर करता है। मेन इशू अब ये है, मेन इशू ये नहीं है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी संसद में किस तरह चीज़ों को देखते हैं, मैनेज करते हैं या आवाज़ लगाते हैं। गठबंधन जो था वो काफ़ी करीब था सत्ता के, या आज भी करीब है। और ये जो न्यायपत्र है ये बहुत चीज़ों के साथ न्याय कर रहा है, उन लोगों के साथ जो कहीं छूट गए थे, उन वर्गों के साथ जो उपेक्षित कहीं ना कहीं रह गए थे। कहीं किसानों की बात है तो कहीं मजदूरों की बात, तो कहीं महिलाओं की, कहीं ग्रामीण भारत की बात है, उस ग्रामीण विदर्भ की बात है, उस ग्रामीण बिहार की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है जहाँ संसाधनों का अभाव है। तो वहीं दूसरी ओर आप समझने की कोशिश करिए कि पहाड़ और मैदान के सिद्धांत भी अलग अलग होते हैं। गुजरात के तट पर समुद्र के किनारे व्यापारी समुद्र के पार देखता है अपने व्यापार के लिए, और वहीं उसी गुजरात के एक रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में वो कहीं और कुछ भी देख रहा होता है, ऊपर आसमान भी, कि कब बारिश होगी और कब नहीं। इसी तरह गांव या झारखंड में कहीं या छत्तीसगढ़ में घने वनों में देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, और वो अपॉर्चुनिटीज उस तरह की मॉनेटरी टर्म्स में, उस तरह की लॉजिस्टिक के टर्म्स में ना हो जो मेट्रो शहर से हो सकते हैं। विदर्भ की परिस्थितियाँ मुंबई के छोर से अलग हो सकती है। तो ये रीजनल एस्पिरेशंस के तौर पर 2024 का इलेक्शन मैं देखता हूँ, और कहीं ना कहीं इन एस्पिरेशंस के बीच सामंजस्य बनाते हुए मैं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का जो न्यायपत्र है उसको मैं देख लेता हूँ। दरअसल इस पूरी कयावत में जब जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो भूगोल से है, और ये वर्गों को उसी आधार पे ये पार्टियां अपने से प्रमोट करती हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में ही से हम इसको पकड़ सकते हैं। जब यात्रा तमिलनाडु से शुरुआत हुई तो वहाँ स्टालिन साहब थे, तो वहीं केरल में एक सेफ पैसेज मिला, तो महाराष्ट्र में रात्र में मशाल क्या शो कर रही थी? शिवाजी की मशाल शो हो रही थी कि उद्धव ठाकरे जी की मशाल, और विदर्भ में उसको जो रिस्पांस मिलता गया
ये सब चीज़ें रीजन वाइज जो चीज़ों में उम्मीदें थी और रीजन के जो अलग अलग घटक दल थे कहीं ना कहीं वो इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे शुरू में, दूसरी यात्रा में और करीब आए। दरअसल चूक सबसे अधिक जो हो गई थी वो मध्य प्रदेश में हो गई थी, जो इंडिया गठबंधन अपनी संयुक्त रैली विधानसभा में नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच का ही नतीजा था, क्षत्रपों का। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने अपने आप को उस पूरे जंजाल से निकालते हुए और ऐतिहासिक तौर पर सोशल जस्टिस और न्याय के पथ पर भारत जोड़ो यात्रा सेकंड के साथ और मणिपुर जहां लोग जाने से कतराते थे वहां से यात्रा चालू कर दी, तो चीज़ें अपने आप फिट बैठने लगी। कांग्रेस के ऊपर अब प्रेशर ये नहीं था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो, अपनी सीट्स बढ़ा ले, खूब मजबूत कर ले, जैसा कि उसके स्ट्रेटजीज विधानसभा इलेक्शंस में पढ़ाते रहते थे कि पहले कांग्रेस और मजबूत हो जाए तो बारगेनिंग पावर बढ़ जाएगी इत्यादि, जो मीडिया सोर्सों से आता था। अब मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कांग्रेस जो है वो रीजनल प्लेयर्स के साथ पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उनकी एस्पिरेशंस को समझते हुए उनमें सामंजस्य बनाते हुए मैक्सिमम एडवांटेज एक उनको दे सके और खुद भी गेन कर सके। वास्तव में यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की प्रकृति है। बिना इन रीजन्स की एस्पिरेशंस को समझे और इनके साथ सामंजस्य बनाए हम ये जो यूनिटी की बात बोलते हैं, यूनिटी में जो पावर छुपी है भारत की, इसको हम महसूस नहीं कर सकते। केवल हम एक मोनोलिथिक एक तरीके से सब एक मतलब बहुत ही नैरो माइंडेडनेस से, एक बहुत ही सीमित नज़रिए से जो यूनिटी भारत की है उसी के सहारे अगर हम बढ़ने की कोशिश करें बिना उसकी डाइवर्सिटी को समझे, तो बहुत जल्दी आप स्ट्रेंथ खो लेते हैं। तो इन परिस्थितियों में राहुल गांधी हैं और इन परिस्थितियों में जब काम इतना टफ हो, टास्क इतना गंभीर हो, तो यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है बनाने की, वो वास्तव में रीजनल फोर्सेस की है और कांग्रेस ने शायद फ्री हैंड इसके लिए अब सबको दे दिया है। अब रीजनल फोर्सेस कैसे यूनाइट होकर कांग्रेस को लेकर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाती हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं अप्रोप्रिएट टाइम पर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो आखिरी लाइन थी कि पीपुल की जो विशेष है कि नॉट टू बी रूल्ड बाई बीजेपी, हम अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी या स्टेप्स लेंगे, वो सब कुछ बयां करता है। बाकी पर्दे के पीछे जो हैं मेन लोग हैं, बार बार उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो दूसरी ओर सब कुछ आप राहुल गांधी से ही करवा लेना चाहते हैं, ये भी ठीक नहीं है। प्रकृति अलग है, स्वभाव अलग है, फ्री माइंड से चलने वाला आदमी है, निडरता से चलने वाला, सड़कों पे भी चलने वाला है और संसद में भी भाषण देने के लिए उसको पर्याप्त समय पार्टी मुहैया करती है। तो जैसा कि कल सत्येंद्र व्यास की बात पे पायल जी ने कहा कि बिना मतलब गवर्नेंस और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मीटिंग्स बुलानी पड़ती हैं ऑफिस की तरह, जिसमें खड़गे जी जैसा बहुत ज़्यादा अनुभव चाहिए, जैसा कि वो राज्यसभा में करते आए हैं। और फिर ये एक अलग दायरा, अलग चीज़ है, तो वहाँ पे इस जंजाल में ठीक पड़ना ठीक नहीं है। सबसे तो उचित न्याय की बात होगी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए दो ऑप्शंस दिखते हैं साफ साफ। वो एरिया नॉर्थ ईस्ट जहाँ मणिपुर और उसकी जो भयानक त्रासदी है, और जो नॉर्थ ईस्ट जो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ अलग है, मेन स्ट्रीम से उसको और अधिक जोड़ना है, उसकी आवाज़ें और प्रखरता से हो। और जिस हिसाब से अपनी पुरानी स्पीच में गौरव गोगोई साहब ने चीज़ों को रखा था, तो सबसे अच्छा विकल्प तो मुझे वही दिखता है लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही क्या बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले व्यक्तित्व के तौर पर। और दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है, अगर हार्टलैंड पे ही अगर पूरी तरह बात आनी चाहिए, तो जो कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव ने अभी गेन किया है, अखिलेश यादव जी ने, दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है वो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी के रूप में हो सकता है सदन में। खैर जो भी चीज़ें हों, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे ये भी देखने योग्य बात होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन को, जी हाँ,
शरद पवार जी के नेतृत्व में, उद्धव जी के नेतृत्व में, मुझे उम्मीद, महाराष्ट्र एक अजीब सी उम्मीद हमेशा बनी रहती है, और कि हमेशा गवर्नमेंट फॉर्मेशन की ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि मासेस जो है इंतज़ार कर रहे हैं एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट का, और बिना उस मेजर पॉलिसी शिफ्ट के जो भी मैनिफेस्टो है उसको डिलीवरी नहीं किया जा सकता है। ये तो थी विपक्ष की बात, विपक्ष के जरिए जिनको एक जनता के बहुत बड़े वर्ग ने वोट दिया था, लेकिन एक जनता के एक काफ़ी बड़े वर्ग ने बीजेपी को भी वोट दिया, इंडिया अलायंस को भी वोट दिया है। तो अब कैसे 10 साल से एकाएक पीएमओ से चलने वाली चीज़ें कैसे कैसे कैबिनेट में सामंजस्य बनाते हुए चलेंगी, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए एक नया अनुभव होगा। लेकिन वो बहुत तरह से चीज़ों को एकोमोडेट करने में, पॉलिसी में शिफ्ट लाने में भी माहिर दिखते हैं, लेकिन जो टॉप डाउन अप्रोच अब तक 10 सालों में चली हुई है उससे एकाएक आप एक्सपेक्ट कर लीजिए जो न्याय यात्रा ने जो अनुभव दिखाए हैं बॉटम अप अप्रोच के, तो उस हद तक तो शायद मोदी जी न जा पाएँ, लेकिन कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, खासकर जो उनके 2 सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ। और किस हिसाब से जब कैबिनेट में बातें होंगी तो जाहिर सी बात है कि जब नायडू जी और नीतीश जी बोला करेंगे तो साथ में बीजेपी के जो दूसरे और प्रमुख नेता हैं, राजनाथ जी, गडकरी जी, शिवराज जी या और भी जो लोग हैं, तो उनको भी अब बोलने का, अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। तो इन द्वंद्वों के बीच में 10 साल में जो पीएमओ पावर सेंटर था कैबिनेट हो जाएगा, इनके बीच में एक बहुत ही फाइन लाइनों पे मोदी जी चलेंगे, लेकिन वो माहिर हैं, मुझे उम्मीद है वो अच्छे से चलेंगे। आज वो नेहरू जी के बाद तीसरी बार शपथ देने जा रहे हैं, तो इसलिए उनको हार्दिक बधाई। तो इस संदर्भ में मैं चीज़ें देखता हूँ। अब मैं थोड़ा सा चीज़ें देखना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार में अंतर क्या हो गया। असली बात, 2 लड़कों की टीम 2017 का शायद विधानसभा इलेक्शन था जब वो फेल हो गई थी ना, लेकिन उसके बावजूद भी अगले विधानसभा इलेक्शन में प्रियंका गांधी जी ने जब महिलाओं को साधते हुए, जहां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की पकड़ कम थी, तो वहां पर बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था। उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं हुआ भी था, स्वयं कांग्रेस को शायद उस हद तक नहीं हो पाया था। तो ये केमिस्ट्री कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। और इस बार जब 2 लड़कों की टीम आई तो सबसे अहम किरदार था, जो स्वयं राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दिन रिजल्ट आया बताया, जो उनकी बहन है छुप के बैठी हैं, तो उनका जो रोल था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था इस केमिस्ट्री को बनाने में। और अखिलेश यादव जी ने जो अनुभव था वो तेजस्वी जी से कहीं ना कहीं 15-16 साल का ज़्यादा था। तेजस्वी बहुत सारी नौकरियां देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अनुभव में यहाँ पे रह गए। अगर इस तरह की और जॉइंट रैलियाँ खड़गे जी के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा राहुल जी के नेतृत्व में होती, जैसा कि पप्पू यादव स्वयं बोल रहे हैं, तो परिणाम कहीं ना कहीं और ज़्यादा बदलते। दूसरी एक चीज़ थोड़ी सी ये होगी, क्या पता जो भी चीज़ सोच रहे हो तेजस्वी, यूथ हैं, सब कुछ है, जो उनको चोट लग गई, जो चलने में दिक्कत हो गई, बहुत चीज़ें मैनेज करने में भी दिक्कत आ गई, शायद ये भी कारण हो सकता है। लेकिन उम्र का अनुभव बहुत जगह काम आता है। कन्हैया कुमार बिहार बेगूसराय से ही अगर लड़ते, पप्पू यादव जहाँ से लड़ रहे थे, लड़ना चाहते वहीं से लड़ते, ऐसे ही और जगह चीज़ों पर थोड़ा सा और इफेक्ट होता तो चीज़ें कुछ और होती। दरअसल जो नैरेटिव बनता है कि विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मांग ली थी और कांग्रेस हार गई थी, वरना तेजस्वी उसी समय मुख्यमंत्री बन जाते। अरे भाई, कांग्रेस को सीटें मिलती कहाँ हैं? उन एरियाज़ में मिलती हैं जहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी जो होती है कमी होती है जीतने की। ये तो एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटजी इंडिया गठबंधन ने इस बार अपनाई थी वोट ट्रांसफ़र करने की, कि उन्होंने अपने सिंबल्स भी चेंज किए। जैसे भदोही में तृणमूल कांग्रेस का टिकट पे थे, यहाँ प्रयागराज में जहाँ बीजेपी लाखों से आगे थी, वहाँ पर कांग्रेस का टिकट मिल जाना सबको हैरान अंदेज था। लेकिन
कांग्रेस को टिकट ही नहीं मिला, कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत कैंडिडेट प्रोवाइड किया गया अखिलेश यादव जी की तरफ से। जी हाँ, जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं उनके पुत्र उज्ज्वल रमन सिंह जी को। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश या और भी जगह जो इस तरह की चीज़ें हुई, कैंडिडेट्स भी कांग्रेस को जहाँ पे उनके पास कैडर भी नहीं था लेकिन सीट्स भी मिली, तो वहाँ पे कैंडिडेट्स भी प्रोवाइड किया गया। कहीं ना कहीं बिहार में ये चीज़ें तेजस्वी समझने में वो रहे। और कांग्रेस के आने से जो नेशनल जो लॉजिस्टिक नेशनल ओवरलुक और जो दूसरे और भी जो ग्रुप्स है जो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली नहीं जुड़ना चाहते थे सपा से, मान लीजिए पीडीए के लाख प्रयासों के बावजूद भी या आरजेडी से, तो वो बिहार में और अच्छे से जुड़ सकते थे। तो ये चीज़ों की समझने की ज़रूरत है। और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी जो शरद पवार जी ने बनाई, वो कैसे लाख विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ चलते रहे उद्धव जी और शरद पवार जी। और उद्धव जी में जो एक पूरी लीडरशिप, उसके बावजूद कहीं ना कहीं पूरी तरह से कांग्रेस ने पूरा देता रहा, तो इसके पीछे सोनिया गांधी जी का अहम रोल था। तो इन चीज़ों को समझने में तेजस्वी कहीं चूक कर गए। लालू जी शायद समझ रहे थे, लेकिन मुझे तो ज़्यादा उम्मीदें बिहार से थी, क्योंकि लालू जी और सोनिया गांधी जी की केमिस्ट्री कहीं अधिक ये दिखती थी। लेकिन वास्तव में जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने की जी ने मैनेज किया, तो वास्तव में मैन ऑफ द मैच में उन्हीं को देखता हूँ। तो इस संदर्भ में चीज़ें देखने की कोशिश करें। अंतिम में दो लाइनें कहीं ना कहीं मैं चीज़ों पूरे संदर्भ में जोड़ना चाहूँगा। सूरत हालात कुछ बदल रहे हैं, खामोश फिजा में भी अब एक सनसनी है। डर अब ये नहीं कि लोग डर नहीं रहे हैं, डर ये है कि डराने वाले डर रहे हैं। 12 जोड़े आता रेडियो रील्स भी सुना करिए। वहीं सत्य हिंदी पे वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जी को सुना करिए, डॉक्टर गिरीश जी को सुना करिए और राजन तिवारी जी को भी सुना करिए, जो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन इलेक्शंस के संदर्भ में कर रहे थे। बस थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हो गई, वरना जो 150-160 कर रहे थे वो बीजेपी के लिए वो सही साबित हो जाता। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।